तो हम देखें कि वहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को काफ़ी कम वेतन मिलता था और मज़दूरों के बीच बहुत फासला भी था पहनावे में, व्यवहार में। कुछ मज़दूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। हम देखें इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मज़दूर एकजुट होकर हड़ताल कर देते थे। 1996-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मज़दूरों की तरह किसान भी यहाँ बटे थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को तो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। मतलब उनमें लोगों में उनका भरोसा नहीं था, वो तो सिर्फ जार की चापलूसी करते थे, इसलिए उनको ये सम्मान मिलता था। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देखें तो ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी, जबकि रूस में ऐसी स्थिति नहीं थी। रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बौद्धा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून माने मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून की ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन किसानों को बांटता था। तो अगला हेडिंग हम देख रहे हैं रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियाँ गैरकानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार भी निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले होते हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी मजदूर समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन भी कर लिया। इस पार्टी में किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। इस तरह हम देखें, समाजवादी लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। माने यहाँ जो दो गुट थे, एक समाजवादी लोकतंत्रवादी और दूसरा था समाजवादी क्रांतिकारी। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलने में वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। माने जब तक उनमें आपस में एकजुटता नहीं होगी तब तक वो कैसे बड़ा संगठन खड़ा कर पाएंगे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन, ये बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, सोचते थे कि जार माने राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी की सदस्यता दी जानी चाहिए। माने दोनों इसी खेमे पर इसी बात पर बटे थे। एक चाहता था कि सबको सदस्यता मिले और एक चाहता था कि गिने चुने लोगों को ही सदस्यता मिले। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर देखेंगे।